नमस्कार दोस्तों। चाइना को हम उनकी इनह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरी कंट्रीज के खिलाफ गलत पॉलिसीज के लिए चाहे कितना ही क्यों न कोसते हों, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के मामले में दुनिया के देशों को चाइना से कुछ सीखना चाहिए। चाइना का पॉवर्टी को हटाने का मॉडल इतना सक्सेस हुआ है कि वह दुनिया के सामने एक मिसाल है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1978 से 2019 तक यानी कि सिर्फ 4 दशकों में चाइना में रूरल एरिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल 97.5% से गिरकर सिर्फ 0.6% रह गया था। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर शी जिनपिंग ने फरवरी 2021 में यह डिक्लेयर कर दिया था कि चाइना ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है। अगर हम मिलियंस में देखें तो जहां 1978 में चाइना में रूरल एरिया में 770 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन्स के नीचे थे, वहीं 2019 में सिर्फ 5.5 मिलियन रह गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि चाइना ने सिर्फ 4 दशकों में लगभग 800 मिलियन लोगों को कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और स्पेसिफिकली पॉवर्टी को रिमूव करने के मामले में इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जिसमें वर्ल्ड के 228.9 मिलियन यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल रहते हैं, क्या सीख सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि पॉवर्टी को मेजर करने का इंटरनेशनल पैरामीटर क्या है। आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि ये पैरामीटर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। करंटली वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो भी इंसान $2.15 से कम कमाता है वह एक्सट्रीम पॉवर्टी में काउंट किया जाएगा। ये 2017 के प्राइस के अकॉर्डिंग है, लेकिन 2010 में वर्ल्ड बैंक की डेडलाइंस थी $1.90। बट यहाँ पर चाइना ने कमाल ये कर दिया कि उन्होंने अपना खुद का बेंचमार्क बनाया जिसकी लिमिट वर्ल्ड बैंक से भी ऊपर थी। 2010 के बाद चाइना उन लोगों को बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन मानता था जो $2.3 से कम कमाते थे। चाइना ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव करने का जो माइलस्टोन अचीव किया है उसकी शुरुआत 1978 में हुई थी, जब लेट चाइनीज लीडर डेंग सियोपिंग ने लैंड रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी। चाइना का सिंपल सा फंडा है, कनेक्ट द पीपल, वेल्थ विल ऑटोमेटिकली फ्लो। चाइना ने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया। 1960 में एक स्टडी के दौरान ये देखा गया था कि चाइना में जहां पे रोड खत्म हो जाते हैं वहीं से गरीबी और भूखमरी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए चाइना ने हर उस गांव और आइसोलेटेड कस्बे को रोड्स की सहायता से मार्केट से जोड़ना स्टार्ट कर दिया जो अलग थलग पड़े थे। इससे ट्रांसपोर्टेशन के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर और मार्केट में कनेक्टिविटी बढ़ी। ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स ने चाइना में गरीबी को मिटाने की डायरेक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम किया। इसके फायदे ये हुए कि डोमेस्टिक मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, लोगों की मार्केट तक पहुंच बढ़ी जहां वे अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे प्राइस पर बेच सकते थे और वहां से वो डेली कंजम्पशन के लिए रीजनेबल प्राइस पर सामान खरीद भी सकते थे। ज्यादा वर्कफोर्स के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने के कारण चाइना ने स्टार्टिंग में इस फील्ड में काफी ध्यान दिया। बहुत बड़ी संख्या में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को रूरल एरिया में भेजा जाने लगा ताकि वो लोकल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकें और सोइल की गुणवत्ता को टेस्ट कर सकें, ताकि वो फार्मर्स को गाइड कर सकें कि आपके खेत में कौन सी फसल अच्छी तरह होगी। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल की एक टीम बनाई गई जो सेल्समैन की तरह काम करती थी, जो फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट बेचने में काफी मदद करती थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज स्केल पर मैकेनाइजेशन किया गया, रोबस्ट इरिगेशन सिस्टम को बिल्डअप करने की कोशिश की गई, मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस तरह पॉवर्टी को रिमूव करने में अहम योगदान दिया और उस समय जिन एरियाज को रिवर्स, वैली और माउंटेन्स की वजह से कनेक्ट करना मुश्किल था वहां पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए अलग से प्लान बनाए गए। कहने का मतलब है कि चाइना ने लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स बनाई। किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत होने के पीछे वहां के रोड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक सिस्टम रोबस्ट हो जाता है। इसलिए इंटरसिटी एक्सप्रेसवेज और अदर रोड्स बिल्डअप करने पर चाइना ने काफी ध्यान दिया, जो आज भी कर रहा है, जैसे कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड के रूप में। जहाँ इंटरसिटी एक्सप्रेसवेज की लेंथ चाइना में 1988 में सिर्फ 147 किलोमीटर थी, वहीं 2002 में यह बढ़कर 25,130 किलोमीटर हो गई थी और 2021 में 1,69,100 किलोमीटर। और अगर फ्यूचर प्लान की बात करें तो चाइना का टारगेट है 2035 तक नेशनल हाईवेज को 4,61,000 किलोमीटर तक करने का। अगर हम ऑन पेपर देखें तो इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना से काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया के रोड्स की क्वालिटी काफी डाउन है। एक और कमी ये है कि इंडिया के टोटल रोड्स में से सिर्फ 3% ही नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री रोड बिल्डिंग पर काफी ध्यान दे रही है। इंडिया में ज्यादातर रोड के जल्दी डैमेज होने के मुख्य कारण है लो क्वालिटी का मटेरियल, बनाने से पहले अच्छी तरह सोइल टेस्टिंग न करना और लास्ट बट नॉट द लिस्ट करप्शन। लेकिन चाइना को इस फील्ड में एडवांटेज ये है कि वो लोगों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी न होने के कारण किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। चाइना में रोड, ब्रिज वगैरह बनाने और किसी भी फाइल को क्लियर होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि
कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर नियमों के कारण फाइल्स जल्दी क्लियर हो जाती हैं। इससे लोगों को दिक्कत हो रही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर लोग इंडिया की तरह प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी के अलग ही फायदे होते हैं। चाइना ने एक और काम ये किया कि उन्होंने रूरल एरिया में जो पॉवर्टी थी उसको अर्बन एरिया में फैलने नहीं दिया। इसको उन्होंने अचीव किया स्ट्रिक्ट माइग्रेशन रूल्स की वजह से। इससे लोगों के अधिकारों का हनन तो हुआ, लेकिन इससे सरकार रूरल एरिया में पॉवर्टी को रिमूव करने पर अच्छी तरह ध्यान दे सकती थी। और इस कंट्रोल्ड माइग्रेशन को उन्होंने अचीव किया एक हुक्कू सिस्टम की मदद से, जो चाइना में 1958 में ही लाया गया था। हुक्कू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक सिटीजन की बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जैसे कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 1985 में हुक्कू सिस्टम का मेन मकसद हो गया था इंटरनल माइग्रेशन को रोकना, क्योंकि इसकी सहायता से सरकार देश के हर एक नागरिक के मूवमेंट का पता लगा सकती थी। इंडिया में भी हुक्कू सिस्टम जैसी कोई स्कीम होनी चाहिए, जिससे सरकार को एटलीस्ट ये पता रहे कि प्रेजेंटली देश का कौन नागरिक कहां काम करता है। अगर भारत में ऐसा सिस्टम होता तो कोविड के दौरान वर्कफोर्स के मूवमेंट में जो दिक्कत आई है वो नहीं आती। चाइना में काफी स्किल्स प्रोग्राम भी चलाए गए और नेशनल लेबर फोर्स जैसी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। स्किल्स प्रोग्राम के तहत लोगों को वही काम दिया गया जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। गरीब लोगों के लिए सिटीज के आसपास प्लान्ड वे में मकान बनाएंगे, जिनका आधा पैसा सरकार देती थी और आधा खुद को देना पड़ता था। और फिर उनको फैक्ट्रीज में काम भी दिया गया। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए। इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत यंगस्टर में स्किल्स को डेवलप किया गया और फिर उनको इंडस्ट्रीज में भेजा गया। स्टार्टिंग में लोगों को बहुत कम वेजेस दिए, जो एक प्रकार से लोगों के अधिकारों के खिलाफ था, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि चाइना में लोकल और विदेशी इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी। इससे लोगों को बाद में अच्छी जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने जितना पैसा कमाया मैक्सिमम को इन्वेस्ट किया ताकि गरीब लोगों को एम्पावर किया जा सके। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना ने गरीब लोगों में सिर्फ पैसे नहीं बांटे, बल्कि उन्होंने उनमें स्किल डेवलप की और बाद में रोजगार दिए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को सलाह देना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को इजीली उपलब्ध कराना, मार्केट में फसलों के अच्छे प्राइस दिलाना, यंगस्टर को ट्रेन करना आदि। आप ज्यादातर चाइना के बारे में एक चीज सुनते होंगे कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी बिजनेसमैन को ओवरपावर नहीं होने देती। यह एक थंबनेल है। वहां पर कोई भी बिजनेसमैन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। हर एक वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस निर्धारित किए होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सरकार को बिग बिजनेसमैन के खिलाफ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, अदरवाइज इस एक्सट्रीम कैपिटलिज्म के चक्कर में गरीब लोग गरीब ही रह जाएंगे। ये थी दोस्तों कैसे चाइना ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव किया के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।